नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग किरण प्रकाशिकी का भाग नंबर 10 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों का संयोजन। ठीक है, इसके भी सवाल आए हैं, जेईई में एक सवाल आ चुका है इसका। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि इसको सवाल कैसे आते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सवाल जो दिया गया है, सवाल में कहा है आपसे कि एक अवतल दर्पण है और एक है समतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये समतल दर्पण। इनके बीच की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है और एक वस्तु है जो इसके मुख्य अक्ष पे रखी है O, जिसकी अवतल दर्पण से जो दूरी है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? ऋणात्मक। अब आपको निकालना क्या है? 3 उत्तरोत्तर परावर्तनों के बाद, 3 उत्तरोत्तर परावर्तनों के बाद बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति निकालनी है आपको। ठीक है, 3 उत्तरोत्तर परावर्तनों के बाद। इतना समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया आपको कि एक अवतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, दोनों संयोजन में रखे हैं। एक वस्तु जो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर है और 3 उत्तरोत्तर परावर्तनों के बाद आपको स्थिति निकालनी है, प्रकृति बतानी है प्रतिबिंब की। और एक बात और बोला है कि जो प्रथम परावर्तन है, प्रथम परावर्तन, वो अवतल दर्पण से मानना है। अवतल दर्पण से मानना है। ये सवाल समझ में आ गया आपको? इस सवाल को लिख लो आप, सवाल को लिख लो, डायग्राम बना लो। अब चलते हैं हम सॉल्व करने। यहाँ 3 उत्तरोत्तर परावर्तन का मतलब है कि 3 बार क्रम से हमको परावर्तन करवाना है और प्रथम परावर्तन इस अवतल दर्पण से करवाना है। तो अब 3 उत्तरोत्तर परावर्तन का मतलब एक यहाँ पर ये समझो आप। अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं कि जब पहली बार परावर्तन होगा तो प्रकाश किरणें इस दर्पण पे टकराएंगी, फिर यहाँ से अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, अब ये जो वस्तु का कार्य कर रहा है इसका भी प्रतिबिंब बनेगा और ये जो प्रतिबिंब होगा इसके लिए फिर से वस्तु का कार्य करेगा। तो ये पहला परावर्तन, फिर इससे दूसरा और फिर इससे तीसरा। समझ में आ गया? चलो चालू करते हैं। इसको M1 मान लो आप, इसको M2 मान लो। तो M1 से परावर्तन को हमको शुरू करना है। M1 पे पहला परावर्तन करना है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर। U का मान कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। वास्तविक वस्तु है ना, आपको V निकालना है। तो फार्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v निकालना है आपको, प्लस 1/u का वैल्यू -30 बराबर 1/f का वैल्यू -10। तो यहाँ से 1/v = ये उधर गया, तो ये माइनस था, ये उधर गया, प्लस हो गया 1/30। लासा लोगे तो कितना आएगा? 30। तो ये -3 और प्लस का 1 मतलब -2/30। तो यहाँ से जो v का मान मिला अपने को, ये पलट दोगे तो -30/2 मतलब v का वैल्यू कितना मिला? -15 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये जो अवतल दर्पण है, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और
दर्पण के सामने ही 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मतलब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ कहीं बन रहा है, इसको I1 मान लें यदि, तो ये वाली दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर नहीं लिखते, 15 लिख दें, आप समझ जाना ये 15 सेंटीमीटर ये दूरी दी गई है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉपी करो जल्दी से और इस प्रतिबिंब को दर्शाओ, ये चित्र बनाओ फिर से। वो तो सवाल था, आप सॉल्व करना शुरू कर चुके हो, तो ये चित्र फिर से बनाना। करो कॉपी। कर लिए? पॉज करके कॉपी कर लो। चलो कर लिए। अब देखो हमने क्या कहा कि 3 उत्तरोत्तर परावर्तन का मतलब ये होगा कि पहला प्रतिबिंब जो इससे बना है ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अब ये जो I1 है ये इस समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये लिख लो, I1 समतल दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। मतलब ये है कि इस समतल दर्पण से अब वस्तु की दूरी की बात करें तो क्या होगा, वस्तु ये O नहीं है, ये I1 है, तो ये दूरी कितनी देखो, ये 15, ये पूरा 30 था। अच्छा इसकी दूरी देखते हैं, ये पूरा कितना था 40, यहाँ से यहाँ तक, तो 40 में 15 घटा दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये कितना है 40 माइनस 15, ये तो है। तो U का मान 40 में 15 घटाओ 25 आएगा। तो U का मान है -25 सेंटीमीटर। माइनस हमने लगा दिया यहाँ भी, ठीक है। आप समझ गए कि I1 की दूरी मतलब समतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रतिबिंब, हम जानते हैं समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, तो इतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये दूरी 25 है तो इतना 25 पीछे ही प्रतिबिंब बनेगा, +25 सेंटीमीटर। ये समझ में आया आपको? अब इतना लिख लो आप। और ये देखो, ये अगर इसको हम आगे बढ़ाएं इस लाइन को, तो जो इसके द्वारा प्रतिबिंब हमने मान लिया कि I2 बना है, तो ये I2 इतनी ही दूरी पर यहाँ बनेगा, मतलब 25 सेंटीमीटर पर इस दर्पण से। समझ में आ गया बात? अब देखो ये तो दूसरा परावर्तन है। अब तीसरा परावर्तन मतलब ये जो I2 है इस अवतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ। पॉज करके कॉपी कर लो। कर लिया आपने? इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हो कि I2 अवतल दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। I2 अवतल दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो ये था दूसरा परावर्तन। यहां पर ये पहला परावर्तन था। अब तीसरा परावर्तन देखते हैं। 3 उत्तरोत्तर परावर्तन लेने थे अपने को। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी जो U होगा वो I2 की दूरी होगी। कहाँ से? अवतल दर्पण से। क्यों? क्योंकि तीसरा परावर्तन हम अवतल दर्पण से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर U का मान कितना हो जाएगा 40 धन, ये 40 है और इसमें 25 जोड़ दो, कितना आया 65। लेकिन चिन्ह लेंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है और ये देखो वस्तु सामने ही है ना, परावर्तक सतह की ओर, मतलब वास्तविक वस्तु है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। U का मान पता चल गया। F तो अभी भी -10 है ना, V का मान निकालना है अपने को। तो सॉल्व करते हैं। 1/V + 1/U = 1/F। इस फार्मूला को लगाओ और इससे सॉल्व करो। पॉज करके सॉल्व करो, आंसर निकालो। अपने से कैलकुलेशन ही तो करनी है। पॉज करके सॉल्व करो, मैं कर रहा हूँ। सवाल अपने से भी सॉल्व करो तभी प्रैक्टिस होगी। देखो V निकालना है अपने को, प्लस U का वैल्यू पता है कितना -65,
f का वैल्यू -10, सॉल्व करो तो 1/v इज इक्वल टू ये -1/10, ये माइनस उधर गया प्लस। समझ में आ रहा होगा आपको। लासा कितना 650, तो यहाँ 65 और प्लस का 10 मतलब माइनस का 55, ये है 1/v। ठीक है, कर लो कॉपी। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, माइनस का 650/55। ये कट रहा हो तो काट दो, मतलब इसको सरल कर लो, वही अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। कहाँ से, अवतल दर्पण से, ध्यान रखना। देखो यहाँ से तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का 650/55। ये कट रहा है क्या, 55 एक बार जाएगा तो 55 होगा, फिर 10 आएगा, पूरा नहीं कट रहा है, 5 से काटो, 5 तिहाई 15 और 5 11, ये माइनस चिन्ह जरूर लगाना। इतना सेंटीमीटर, मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी अवतल दर्पण से दूरी कितनी है, माइनस का 130/11। दूरी की बात करें तो माइनस हटा देना, दर्पण के सामने है। ठीक है, कर लो कॉपी, कॉपी कर लो। पॉज करो, कॉपी करो, कर लिए हो गया आप। अब देखो माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि दर्पण के सामने है, मतलब वास्तविक है। ठीक है, चलो कॉपी कर लिए हो ना, पॉज करके कॉपी कर लेना। तो ये सवाल संयोजन का था, इसमें 2 दर्पण एक साथ दिए गए थे, उनके बीच में वस्तु रखी गई थी और ये कंडीशन दी गई थी कि प्रथम परावर्तन आप अवतल दर्पण से मानो। तो 3 उत्तरोत्तर परावर्तन के बाद प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी आपको। बात समझ में आ गई। क्या करेंगे इसमें, पहले परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे दर्पण के लिए, दूसरे परावर्तन के लिए वस्तु का कार्य करेगा और यही क्रम चलता रहेगा। मान लो अगर 4 उत्तरोत्तर परावर्तन बोलता तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी थी, ये जो प्रतिबिंब बना था, इस समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता। दूरी हम वहाँ से ज्यामिति से बना के निकाल लेते। ठीक है, अब इसी पे अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर एक अवतल दर्पण दिया है और एक उत्तल दर्पण दिया है। देखो पिछले वाले संयोजन में हमने एक अवतल लिया, एक समतल लिया, इसमें एक अवतल और एक उत्तल लेते हैं। ये वाला कौन सा है, उत्तल, ये कौन सा है, सॉरी ये अवतल है, ये उत्तल है। इसका मुख्य अक्ष एक ही है, मतलब मुख्य अक्ष समपाती है। सवाल कह रहा है, एक चीज और कह रहा है कि इन दोनों की जो वक्रता त्रिज्या है वो समान दी गई है। दोनों की वक्रता त्रिज्या, इसका r 30 सेंटीमीटर और इसका r भी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम चिन्ह जरूर देखेंगे, सवाल में तो मिल जाएगा कि 2 समान वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण संयोजन में रखे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे दी जाएगी आपको, जो यहाँ पर दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो इस सवाल की भाषा क्या लिखेगा कि 2 समान वक्रता त्रिज्या वाले अवतल और उत्तल दर्पण एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनके परावर्तक तल एक ही ओर हैं। नहीं कहेगा तो भी मानेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसके बीच में ही वस्तु रखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ मैं चिन्ह की बात कर रहा था। तो देखो ये तो हो गया अवतल, तो ये माइनस लगा देंगे अपने से और ये प्लस रहेगा। अब इनके बीच जो वस्तु रखी गई है ओ, उसकी एक दर्पण से दूरी दे दी जाएगी, एक वस्तु से दूरी एक दर्पण से, और यहाँ पर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो आप ये भी कह सकते हो, चूंकि पूरा 60 है, ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसको भाषा में ऐसे भी लिख सकता है,
तो दोनों दर्पणों के मध्य में एक वस्तु रखी है, ऐसे भी कह सकता है। या फिर दूरी अगर ये 20 देता तो ये 40 देता, ये 40 तो ये 20, कोई सी दूरी दे देता। इतना समझ में आ गया आपसे। अब इस दर्पणों को नाम दे दो आप, एक को M1 मान लो और एक को मान लो M2। अब यहाँ सवाल क्या कहेगा, सवाल कहेगा कि प्रथम परावर्तन, मान लो इसको आप M1 मान रहे हो और इसको मान रहे हो M2, तो सवाल कह सकता है कि प्रथम परावर्तन आप उत्तल से मानो और 3 उत्तरोत्तर परावर्तन या फिर 2 उत्तरोत्तर परावर्तन के बाद प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। या कहेगा कि प्रथम परावर्तन M2 से मतलब अवतल दर्पण से मानो और 3 उत्तरोत्तर परावर्तन या 2 उत्तरोत्तर परावर्तन के बाद बने अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। सवाल समझ में आ गया कैसे पूछेगा। अब यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो प्रथम परावर्तन है वो M1 से मानना है। ठीक है, सवाल लिख लो, ये डायग्राम बना लो और फिर चलते हैं हम लोग सॉल्व करने। सवाल समझ में आ गया आपको। यहाँ पर 2 उत्तरोत्तर परावर्तन लेना है, 2 उत्तरोत्तर परावर्तन, समझ गए। और पहला कहाँ से, M1 से मतलब उत्तल से। अब यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति निकालना है या फिर और चीज़ें पूछ सकती हैं आपसे। मान लो आकार पूछ ले कि इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, फिर पूछेगा इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार। तो ये सवाल बना लो आप। अब चलते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ से करते हैं। आपको प्रथम परावर्तन मानना है M1 से, M1 लिखो यहाँ पे। अब देखो, अब इसकी वक्रता त्रिज्या आपको पता है +30, क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है ना। तो इसकी जो फोकस दूरी मिलेगी अपने को वो मिलेगी +15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर u का मान भी तो पता है, वस्तु इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, -30 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से अपने को v निकालना है। चलो फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना है, u का वैल्यू -30, f का वैल्यू +15। तो 1/v = ये 1/15, ये उधर गया, ये भी प्लस का हो गया, 1/30 लासा 30, तो 2 धन 1 मतलब 3/30। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी v की, ये तो 1/v था तो v का वैल्यू कितना मिला 10। और ये खास बात प्लस आया है, ये प्लस छूटना नहीं चाहिए, नहीं दूरी यहाँ ज्यामिति जब दर्शाओगे तो गलत हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी आ रही है +10। प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। आभासी होने का मतलब दर्पण के पीछे या फिर दर्पण के अंदर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो यहाँ से उतना कॉपी कर लो जल्दी से और यहाँ पर आ जाओ। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है O का अंदर बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, इसको हम I1 मान लें तो ये वाली दूरी कितनी दी गई है आपको 10। इतना तो क्लियर होगा। अब देखो ये जो I1 है जो M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अरे समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये दूरी तो थी कितनी 60 और ये 10 जुड़ गई 70, ये पूरी दूरी कितनी हो गई 70। तो अगली लाइन आप क्या लिखोगे, I1 अवतल दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, इतना लिख लिए। तो अब देखो यहाँ पे यहीं पे करते हैं सर, M2 की बात करें हम, M2 के लिए परावर्तन या फिर हम बात करें दूसरा परावर्तन, द्वितीय परावर्तन, तो M2 के लिए जो U का वैल्यू होगा कितना होगा -70,
क्योंकि ये I1 जो है ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा M2 दर्पण के लिए। F का वैल्यू कितना है, यहां से देखो -15, समझ में आया। V निकालना है अपने को, तो फार्मूला लगाओ 1/v 1/u, दोनों को जोड़ो बराबर 1/f करो, और 1/v निकालना है। 1/u का वैल्यू कितना है -70, 1/f का वैल्यू -15। सॉल्व करो, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ही। लासा ले लो, 15 सत्ते 105, ये आएगा -70 और ये प्लस का 15, तो ये 5 और ये 5, 5 5 10, 5 1 6 1 7, माइनस का 55, ये है 1/v। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, लेकिन चिन्ह भी ध्यान रखना, -1050/55, 5 से कट रहा है, काट दो इसको। 11 से कटेगा क्या, 11 11 नमैया 99, 11 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटो यार। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 5 1 5, 5 0, 5 दूनी 10। ये भाग और गुणा अच्छे से करना है ना। इतना माइनस का इतना सेंटीमीटर मिला अपने को, क्या M2 द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी। अब ध्यान दो, यहाँ से ये जो प्रतिबिंब बना है ये माइनस में आया है, मतलब I2 यहीं कहीं बनेगा। अच्छा, इसको दशमलव में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये भी पता करना है ये 30 से छोटा होगा बड़ा होगा कितना होगा एग्जैक्ट। तो 11 एकम 11, 10, 11 9 99, देखो यहाँ भाग दो, भाग देना बनता होगा आपसे, मुझसे ही नहीं बनता। फिर 10, तो 19.9, लगभग हम 20 मान ले रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर बनेगा I2। ठीक है, कॉपी कर लो। पॉज करके कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए। तो अब यहाँ पर 2 उत्तरोत्तर परावर्तन था, पिछले वाले सवाल में 3 उत्तरोत्तर परावर्तन है। अगर इसी में एक उत्तरोत्तर परावर्तन और बोले मतलब 3, तो अब ये जो वस्तु की दूरी है ये I2 जो है इससे निकाल लेंगे ये वाली दूरी, और फिर इसके लिए वही u का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलो इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया, ये तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे वाला भी सिंपल ही है, इसको मिटा देते हैं ना, इस वाले पार्ट को। इतना कॉपी करते रहो आप। अब देखो यहीं पर अगर ये बात पूछे, दोनों दर्पणों के लिए आवर्धन पूछ ले, M1 और M2 के लिए क्या पूछ ले, आवर्धन, या फिर क्या पूछ ले, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ सकता है ना। आवर्धन अथवा प्रतिबिंब की लंबाई पूछ सकता है, तो उसके लिए उसको एक बात और देना पड़ेगा। इसी का सेकंड पार्ट आप लिख लो, और इसमें लिखो कि यदि ये जो वस्तु है ना, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो M1 व M2 द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ गया आपको। इसी का दूसरा पार्ट करवा रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन पूछ ले तो अब देखो
पहले परावर्तन के लिए हम बात कर रहे हैं M1 से। दो ही परावर्तन है, एक बार M1 से एक बार M2 से। तो M1 के लिए यदि हम बात करें तो इसके लिए वस्तु की लंबाई आपको दी है 5 सेंटीमीटर। हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर मानेंगे तो ये प्लस का 5 होगा। अच्छा, HI तो निकालना है आपको, ठीक है। और इसके लिए V का वैल्यू निकाल लिया है हमने, कितना आया था ये प्लस का 10। इसके लिए V का वैल्यू हम प्लस का 10 निकाल चुके हैं। U का वैल्यू माइनस का 30 है। M1 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं M का HI बटा HO या फिर माइनस का V बटा U। इन दोनों फार्मूलों को एक साथ लिख दो, दोनों को बराबर कर दो, ये U है। अब देखो HI निकालना है अपने को, HO पता है प्लस का 5 माइनस V का वैल्यू चिन्ह के साथ रखना है, ये माइनस तो सूत्र का है। V का वैल्यू चिन्ह के साथ प्लस का 10 और U का वैल्यू चिन्ह के साथ माइनस का 30, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से जो HI आएगा कितना आएगा, ये 10 तिहाई 30 3 और ये 5 यहाँ जाएगा, मतलब 5/3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया गया। अब देखो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं। ये HI कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर, मतलब आभासी। और ये उत्तल दर्पण है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, वस्तु की लंबाई कितनी थी 5 और यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई 5/3, मतलब घट गई। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं अवतल दर्पण ये प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है। और कैसा बना है, आभासी बना है। ये छोटी छोटी बातें आप कमेंट कर सकते हो ऐसे ही देखकर, U, V, HI, HO की वैल्यूज के आधार पे, मान के आधार पे। क्लियर है। अब और क्या पूछ सकता है, हाँ इसका आवर्धन भी हमने कहा था ना, तो आवर्धन के लिए अब क्या करोगे, HI बटा HO फिर से लगा दो, तो HI 5/3 बटा 5, तो कितना आएगा, 5 5 कट जाएगा, 1/3 आएगा। कर लो कॉपी, कॉपी करो फास्ट। ध्यान रखना दर्पणों के संयोजन के सवाल आए हैं जेईई में, है ना। टफ नहीं होते, बस कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ती है, 1-2 बार फार्मूलेज लगाने पड़ते हैं बस, फॉर्मूला। अब M2 से फिर से देखते हैं, अपने को निकालना वही है आवर्धन। अब यहाँ पर खास बात सुनो, यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है I1 इस दर्पण के लिए, इसकी लंबाई मान लो ये है, ऊंचाई बोल दें ज़्यादा उचित रहेगा। ये था वस्तु, इसकी जो ऊंचाई थी ये 5 थी, है ना। अब ये जो इसका प्रतिबिंब बना है I1, ये वाली ऊंचाई कितनी दी गई है, 5/3, ठीक है। और ये जो है प्रतिबिंब, ये इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, मतलब कि M2 के लिए जो HO होगा वो होगा प्लस का 5/3। इतना समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो इसकी लंबाई है, इसके लिए वस्तु की लंबाई हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 5/3। अब यहाँ पर HI निकालना है आपको V का वैल्यू अभी हमने निकाला, ये माइनस का 210/11, इसको लगभग 20 बोल दिया था, इतना ही लिखो आप, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना है ना। वहाँ पे तो बोल सकते हो V का वैल्यू। अब U का वैल्यू यहाँ पर कितना था, देखो इसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा था ना, मतलब ये 70 माइनस का 70। तो आवर्धन का फार्मूला लगा दो आप, दोनों फार्मूले, HI/HO बराबर माइनस का V/U। ये सारी वैल्यूज पता है, HI यहाँ से निकाल लो। तो HI निकालना है आपको,
HO का वैल्यू है 5/3, चिन्ह के साथ रखेंगे ये प्लस का है, माइनस V का वैल्यू चिन्ह के साथ ध्यान रखना ये माइनस का आया है 210/11, चिन्ह में गलती नहीं होनी चाहिए, और U का वैल्यू है -70। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे यहां से HI आ जाएगा। इतना कॉपी करो, मैं कर देता हूं। है ना, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद तो ये देखो, ये HI है, ये जो बटा 3 है ये ऊपर जाएगा तो ये 3 ऊपर चला गया, ये बटा 5। अब ये देखो, ये 1 2 ये तीसरी राशि है, इसका इसमें गुणा होगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस बचा रहेगा, माइनस ये 270 बटा ये 11 गुणे 70, सॉरी ये 210 था। अब यहाँ से HI का वैल्यू निकाल लो, तो ये माइनस का 210 बटा ये 11 गुणे 70 था ही, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा। काटो इसको, देखो 3 सते 21 और ये 7 70 कट जाएगा ये, तो बचेगा कितना है, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 11, तो माइनस का 11/5 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण है ना, जो I2 बना रहा था, ये I2 यहाँ पे बना रहा था ना ये, तो ये जो I2 बनेगा ये मुख्य अक्ष के ऊपर, सॉरी नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस दिया है, और ये इसकी लंबाई 5/3, इसकी लंबाई 5/11। कौन सा बड़ा है? यदि हम लेंथ की, लंबाई की बात करें, माइनस छोड़ दो, है ना, लंबाई की बात करें, परिमाण की बात करें, तो 5 ऊपर, ठीक है, ये बड़ा है 11, तो भाग दोगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब ये अभी भी क्या प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, ये छोटा बना रहा है और वास्तविक बना रहा है। क्लियर है? ये छोटा कैसे? क्योंकि 5/3 से छोटा होता है 5/11, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बना रहा है छोटा बना रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक बना रहा है, और छोटा वास्तविक मतलब उल्टा बना रहा है, उल्टा भी लिख सकते हो आप। तो इन सारी बातों पे आप कमेंट कर सकते हो, कैसे HI HO VU इन सभी के चिन्ह के आधार पे आप उल्टा या सीधा, वास्तविक या फिर आभासी, और छोटा या बड़ा, इन बातों पे आप बता सकते हो। तो ये कॉपी कर लो, ये दूसरा सवाल था संयोजन के लिए। कॉपी करो फास्ट, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करते रहो, फास्ट कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी कर लिए। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, और ये जो अगला सवाल है वो आया है जेई में। ये वाला सवाल जेई का आया हुआ है जो कराने जा रहा हूं मैं, है ना। देखो समतल दर्पण हम पूरा पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते जेई में, है ना। एक क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वो कौन सा केस है, वो जब दो दर्पणों को किसी झुके हुए कोण पे रखते हैं, तो मान लो थीटा पे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। याद है ना, वो 360/θ करते थे, फिर जो आता था उसको सम या विषम देखते थे, फिर विषम के लिए अर्धक भी देखते थे। उसी वाले कॉन्सेप्ट से 1-2 बार सवाल आया है, और एक बार आया है दृश्य क्षेत्र से आया है ना। बाकी सवाल ज़्यादा नहीं आता। वक्री दर्पण या गोली दर्पण से सवाल आते हैं, और एक तो ये संयोजन है, यहीं से सवाल आता है। अब देखो संयोजन में हमने क्या बोला कि या तो अवतल उत्तल संयोजित होंगे आपस में, या फिर उत्तल अवतल के साथ समतल दर्पण संयोजन होगा। ठीक है, तो ये सारे केस आपको ध्यान ही रखने हैं, बहुत इजी है ये। चलो इसको फिर बाद में मिटाएंगे। सवाल लिखते हैं हम लोग।
सवाल में इस बार आपको एक दिया है उत्तल दर्पण और एक दिया है समतल दर्पण। यहां लिखने के लिए ऐसे बनाते हैं। ये है अपना उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष है। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढकते हुए एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो है ना यहाँ पर है, इसको थोड़ा पास में बनाते हैं, ऐसा। देखो निचले आधे भाग को, ये पूरे भाग में समतल दर्पण नहीं है, निचले आधे भाग में ये समतल दर्पण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब ये उत्तल दर्पण से जो वस्तु की दूरी दी गई है वो दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण से 50 और समतल दर्पण से 30। इससे 50 इससे 30 मतलब वस्तु यहाँ होगी। देखो ये डायग्राम नहीं बना के देगा आपको भाषा लिख के देगा, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये वस्तु यहाँ पर है कि वस्तु यहाँ कहीं है, इन दोनों के बीच में है कि बाहर है कि इधर है, कहाँ है। तो इससे है 50 पे और इससे 30 पे, तो इधर होगी वस्तु। ये वाली दूरी 50 है, ये वाली दूरी 30 है, सेंटीमीटर में दूरियां मानना है आपको। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? 30 20 50 होता है ना, 20। यहां पर वस्तु रखी हुई है, वो मान लेते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब देखो एक बात ये कह रहा है कि ये उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, और जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, इनके बीच जो लंबन है वो शून्य है या फिर लंबन नहीं है। अब ये नया शब्द आ गया, लंबन होने का मतलब क्या है या लंबन नहीं होने का मतलब क्या है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले ये जो प्रतिबिंब है इनके बीच लंबन नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रतिबिंब एक ही बिंदु पे बन रहे हैं। मतलब समतल दर्पण द्वारा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसी बिंदु पे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। लंबन क्लियर हुआ? सवाल समझ में आया कि एक उत्तल दर्पण है जिसके निचले आधे भाग को ढकते हुए समतल दर्पण रखा हुआ है। वो एक वस्तु रखी गई है जिसकी उत्तल दर्पण से दूरी 50 है और उत्तल दर्पण से समतल दर्पण की दूरी 20 है। क्लियर है? और इन दोनों दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बीच लंबन नहीं है। तो ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है आपको। ये है आपका सवाल। सवाल लिख लो, इस डायग्राम को कॉपी कर लो फास्ट। समझ में आ गया होगा आपको? आ गया? चलो चालू करते हैं। तो अब एक बात आपको दी गई है, लंबन नहीं है। इसका मतलब मैंने बताया आपको कि इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, और इस वस्तु का जो इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों कहीं भी जहां बन रहे हैं एक ही बिंदु पे बन रहे हैं। मतलब दोनों के बीच की दूरी 0 है ना। दूर ऐसा नहीं है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ यदि बन रहा है, इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इनके बीच की दूरी इतनी है, ये एक ही बिंदु पे बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या निकालना है अपने को। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण से जितना आगे वस्तु उतना पीछे वस्तु प्रतिबिंब। तो नाम दे दो, इसको M1 दे दो, इसको M2 दे दो। सवाल सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो M2 के लिए जो वस्तु की दूरी थी
वो कितना है -30। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी कितना होगी +30। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। अब ये 30 है, ये 20 है, इसमें 10 और जोड़ोगे, अगर इस दूरी को हम 10 बोल दें, ये दूरियां सेंटीमीटर में है ध्यान रखना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, m2 द्वारा बन रहा है, इसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? m2 द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा I2, इसकी दूरी इस दर्पण से 30 होगी, ये दूरी 30, ये दूरी है 30। इतना क्लियर हुआ? अब क्योंकि लंबन नहीं है, मतलब ये है कि इस अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी दर्पण से कितनी होगी? 10। और यहाँ चित्र से हमको लग रहा है कि ये दर्पण के पीछे है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो यदि हम M1 के लिए बात करें, क्योंकि लंबन है इसलिए M1 दर्पण के लिए जो V का वैल्यू होगा वो +10 होगा। ये थी इस सवाल की खास बात। लंबन होने का मतलब कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संपाती होगा। तो इसकी दूरी पता चल गई, तो यही दूरी इससे हो जाएगी, निकाल लेंगे, ये 10 आ गया। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि दर्पण के पीछे। ठीक है, अब अपने को ये V तो पता चल गया, U कितना है? वस्तु तो इतना दूर है ना, कितना? 50। तो U का वैल्यू कितना है? -50। F का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर F से R भी निकाल सकते हैं। फार्मूला लगाओ, 1/V + 1/U = 1/F। सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व करो। सॉल्व करो, इतनी कैलकुलेशन तो बनने लगी होगी आपसे। देखो 1/V का वैल्यू पता है अपने को, +10 + 1/U का वैल्यू कितना है? -50। 1/F, F ही तो निकालना है अपने को। तो सॉल्व करो, लासा कितना आएगा? 50, ये +5 और ये -1, तो F का वैल्यू कितना? 50/4, 25/2, 12.5 ना, प्लस आया है, ये भी ध्यान रखना। और ये चित्र से आपको क्या लग रहा था कि ये उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का जो खास बात है, द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, यही है, लंबन। कॉपी कर लो। कर लिए होगे कॉपी? मिटा दूं? तो दर्पण के संयोजन के अब बहुत सारे सवाल बनेंगे, सवाल तो करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, दर्पण की शक्ति, पावर ऑफ मिरर। पॉज करके कॉपी कर लिया करो, है ना। अब ये बात बताने वाली नहीं है, सभी जानते हो। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शक्ति, पावर। तो उसके लिए आप फार्मूला लिख लो, हेडिंग लिखो दर्पण की शक्ति, लिख लिए। उसको हम P से लिखते हैं, P मतलब पावर, और इसका फार्मूला होता है 1/F। F होना चाहिए मीटर में, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अच्छा, खास बात यहाँ पर होता है, ये माइनस में होता है, मतलब दर्पण की शक्ति सदैव ऋणात्मक होती है। अगर सवाल में सेंटीमीटर देगा तो आप उसको मीटर में बदल देना, कॉपी कर लो। तो यहाँ पर एक बात ये भी बोली जाती है कि दर्पण की शक्ति सदैव ऋणात्मक होगी, लेकिन ये बात देखनी पड़ेगी आपको कि वो दर्पण कौन सा है।
भाई देखो ये तो दोनों दर्पणों के लिए है ना, वक्री दर्पण की हम बात करें, अवतल या फिर उत्तल। अब हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोनों के चिन्ह क्या हैं, अलग अलग हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये तो हम जानते हैं, और अवतल दर्पण की ऋणात्मक। जो नहीं जानता लिख ले या फिर पीछे वाले वीडियो देख ले। तो फोकस दूरी हम बात करें यदि उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है, हम लोग जानते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए जो शक्ति होगी P जो होगी उत्तल की, अब देखो ये तो हो गई प्लस, चिन्ह सहित रखेंगे F का मान, तो ये तो हो गया प्लस, और ये प्लस रखेंगे तो प्लस और ऊपर माइनस, प्लस माइनस का अनुपात कितना हो गया, माइनस। मतलब उत्तल दर्पण की शक्ति क्या होगी, ऋणात्मक। अब यहीं पे बात करें हम यदि अवतल दर्पण की, तो हम ये जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। अब यदि यहाँ पे ऋण रखेंगे तो ऋण और ऋण का अनुपात धन हो जाएगा, मतलब अवतल दर्पण की जो शक्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये भी ध्यान रखना है, ये नोट में आपको लिख लेना है। क्लियर है। एक नोट में आप ये भी लिख सकते हो, मान लो दोनों दर्पणों को संयोजित किया जाए, है ना, तो एक की शक्ति कितनी है P1 और दूसरी की कितनी है P2, तो जो नेट शक्ति होगी वो P कितना होगी, P1 प्लस P2। कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो और अगली हेडिंग लिखो, न्यूटन का सूत्र। अब ये न्यूटन का सूत्र हम गुरुत्वाकर्षण वाला नहीं पढ़ने जा रहे हैं, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला नियम। यहाँ भी उन्होंने नियम दिया है अपना, गोली दर्पण पे भी काम किया था उन्होंने कुछ, है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, हर जगह अपनी क्या टांग अड़ाते थे, हर जगह काम करते थे ना। तो न्यूटन का सूत्र देखने वाले हैं हम लोग, हेडिंग लिख लो आप, न्यूटन का सूत्र। किसके लिए, गोली दर्पण के लिए, न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा भैया F इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2। अभी ये F क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, ये बताते हैं। लिख लिए, फार्मूला लिख लो न्यूटन का क्या है, F इज इक्वल टू x1 इंटू x2 रूट में। अब ये x1 क्या है, लिखो x1 बराबर फोकस से वस्तु की दूरी, फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, लिखो x2 बराबर फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। लिख लिए। अब इसको हम सिद्ध कर देते हैं हम लोग, है ना, इन्होंने ये कुछ खास बात नहीं बोली, है ना, हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं इस बात को। अभी देखो जो दर्पण फार्मूला हमने पढ़ा था उसके लिए क्या पढ़ा हमने, जो दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। इन्होंने कहा ऐसा है ध्रुव के बजाय आप फोकस से नाप लो, बस यही बात कही इन्होंने कि ये जो u और v का मान है आप ध्रुव के बजाय फोकस से मान लो। मतलब अगर हम ऐसा कुछ चित्र बना दें, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है अपना, यहाँ कहीं पर वस्तु है, इसकी जो दूरी है फोकस से f है, ये फोकस से दूरी इन्होंने कहा भैया x1 मानो आप। हमने कहा ठीक है। यहाँ मान लो कहीं प्रतिबिंब बन रहा है I, तो इसकी दूरी इन्होंने कहा कि आप का मान लो x2 मान लो फोकस से। हमने कहा ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, F इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2। अच्छा, फोकस दूरी इसकी हम F मान लें, अरे F इज इक्वल टू प्रूव करना है, मतलब फोकस दूरी F दी गई है अपने को।
हम लोग दर्पण फार्मूला जानते हैं 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f जोड़कर, है ना। यहाँ पर खास बात क्या है कि दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, पोल से, p से, और ये u v f के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो u का मान है ये बताओ हमको, दर्पण सूत्र के लिए हम दूरी तो ध्रुव से नापेंगे, वस्तु यहाँ है तो ये x1 और ये f, तो ये कितना मिला, माइनस का x1 प्लस f। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वास्तविक वस्तु। अगर v का मान करें तो माइनस का x2 प्लस f। ये वाली दूरी ध्रुव से कितनी हो जाएगी, x2 प्लस f। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, x1 प्लस f। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये u v के मान यहाँ पे पटको, तो 1/v का वैल्यू है माइनस का x2 प्लस f प्लस u का वैल्यू है माइनस का x1 प्लस f इज इक्वल टू 1/f। इसी को सॉल्व कर लो तो रिजल्ट मिल जाएगा। लासा लेना बनता है आपसे, लासा निकालो। इस माइनस को ऊपर ले जाएं, इस माइनस को ऊपर ले जाएं, अगली लाइन में आप लिखना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये माइनस यहाँ चला गया, तो लासा कितना आया, x2 प्लस f1 इंटू x1 प्लस f। तो भाग दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का x1 प्लस f और माइनस का x2 प्लस f इज इक्वल टू 1/f। इतना समझ में आ गया आपको। ये माइनस ब्रैकेट खोलो तो माइनस x1 माइनस f माइनस x2 माइनस f, और ये कितना बचा है, x2 प्लस f और x1 प्लस f इज इक्वल टू 1/f। इसके आगे सॉल्व करो। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, मिटने वाला हूं मैं। इसी को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपसे बनती है ना। देखो कहते हैं ना बेसिक बहुत कमज़ोर है, बेसिक बहुत कमज़ोर हो, तो बेसिक कुछ भी नहीं होता। बेसिक क्या होता है, यही सारे बेसिक कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपसे बनती है तो फिजिक्स आप कभी से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में ही तो फंसते हैं लोग। बाकी ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा है, ये दूरी इतना हो जाएगी, ये दूरी इतना हो जाएगी, यही बेसिक है, यही समझ पा रहे हो आप, तो मतलब आप कोई सी फिजिक्स कहीं से भी शुरू कर सकते हो, समझ में आएगी सब आपको। तो अब देखो यहाँ सॉल्व करो तो ये माइनस, ये कटेगा तो कुछ नहीं, और ये माइनस माइनस ये 2f हो जाएगा, तो माइनस का 2f और माइनस का x1 और माइनस का x2 बटा गुणा करो, x2 का गुणा इन दोनों में, फिर f का गुणा इन दोनों में, यही है बेसिक। तो यहाँ है x1 x2 प्लस इसका इसमें किए, अब इसका इसमें कर दो, x2 f है ये। अब f का करो तो ये मिलेगा f(x1) प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f। इतना समझ में आया गया। ये f का इसमें तिर्यक गुणा करो तो ये माइनस का 2f स्क्वायर माइनस का f(x1) माइनस का f(x2) इज इक्वल टू, इसमें एक का गुणा करो तो यही सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर कैलकुलेशन बनती है आपसे, आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कटेगा क्या। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या, ये अवतल दर्पण था ना, तो उसकी फोकस दूरी माइनस के साथ रखेंगे। यही है गलतियाँ जो होती हैं, और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो अब ये माइनस होगा तो इसमें करोगे गुणा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पद यहाँ से कट जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो ये बचा क्या है यहाँ से 2f स्क्वायर, ये f स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का f स्क्वायर, और इस पद में ये बच गया इस वाले पक्ष में x1 x2, तो यहाँ से घट जाएगा तो f स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया x1 इंटू x2। तो f का वैल्यू कितना मिल गया, अंडर रूट x1 इंटू x2। ये है न्यूटन्स लॉ।
अब देखो यहीं पे माइनस का क्या मिस्टेक था, अगर ये माइनस ना लगाता तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, मतलब इस फॉर्म में। मतलब ये आप समझ सकते हो कि अगर चिन्ह छूटा तो सवाल गया काम से। कर लो कॉपी। ये है न्यूटन फार्मूला, और आज के पार्ट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण के सामने जब कोई गतिशील वस्तु होगी तो उसके प्रतिबिंब का वेग कैसे निकालेंगे। हम लोग समतल दर्पण के सामने गतिशील वस्तु के प्रतिबिंब का वेग निकालना पढ़ चुके हैं। अब अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के सामने गतिशील वस्तु के प्रतिबिंब का वेग निकालना। ठीक है, कॉपी कर लो।